कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे मेरी आवाज़ आ रही है जी। ओके आयशा, थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमने पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए ओरिएंटेशन क्लास पढ़ ली थी और इसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है और इसमें 70 स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, आज हम अपना पहला टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। सबसे पहले हम यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में हम इसका सबके साथ कंपैरिजन करेंगे। आयशा कह रही है कि जो ओरिएंटेशन क्लास है उसको रिपीट कर दें। देखें, हमने ये सिलेबस मुकम्मल करना है और अगर आपने एक लाइव क्लास में इनरोल किया है, ठीक है, और आप एब्सेंट थे उसमें, तो दूसरों बच्चों का कोई कसूर है? यार, हमें सिलेबस भी ख़त्म करना है। सबसे लेंथी सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का। तो अगर आप ऐसे सोते रहेंगे और क्लासेस में नहीं आएंगे और फिर मुझे कहेंगे कि हर पूरी पूरी क्लास को रिपीट करें, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपने देखनी है ओरिएंटेशन क्लास तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। गूगल क्लासरूम जो है आपका, वहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे जी। हम जो बाकी बच्चे हैं उनका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स और इसमें सबसे पहला टॉपिक है जी यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम। अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे जी, हमारा पहला टॉपिक है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार पास्ट पेपर में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कौन कौन से सवाल आए हैं। पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों जो अक्सर आया है वो ये आया है कि पास्ट पेपर में कि यूएसए सेनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल सेनेट ऑफ द वर्ल्ड, या यूएसए अपर हाउस इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। वाई? कि यूएसए का सेनेट जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल अपर हाउस है। क्यों है जी, ये आपने साबित करना था। ठीक है, आपने सिंपल ये नहीं लिखना था कि इसकी ये वजूहात हैं कि यूएसए सेनेट जो है ये लॉन्गेस्ट टर्म के लिए आता है, यूएसए सेनेट जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक है। बट आपने इसको साथ साथ दूसरों के साथ भी कंपैरिजन करना है और हम ये करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में से आया है वो ये आया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। एक ये सवाल भी आया है, ये भी हम पढ़ेंगे जी। तीसरा जो सवाल पास्ट पेपर्स में आया है वो आया है जी कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम। ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स और बैलेंसेस का जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है, हम ये भी पढ़ेंगे जी। फोर्थ नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट, इसके बारे में एक सवाल आया है और हम ये भी पढ़ेंगे कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, अमेरिका को जो सदर है वो कैसे मुंतखब होता है, हम ये भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, एक और जो आपके पास सवाल आता है वो आता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में लॉ कैसे बनता है। एक और सवाल जो आया है वो आया है जी जुडिशियल रिव्यू के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर आप पास्ट पेपर एनालिसिस अच्छी तरह करते हैं तो आपका जो सवाल है, जो पेपर है, वो बहुत अच्छी तरह हल हो सकता है। अभी जो पीएमएस 2025 का पेपर हुआ, ठीक है, वो सवाल डायरेक्ट यही आया हुआ था कि यूएसए का सेनेट पावरफुल सेनेट क्यों है। अगर आपने ये हमसे पढ़ा होता, आपने क्लासेस सही तरह से ली होती, तो आपका ये सवाल जो है तकरीबन 17 नंबर पे जाकर रुकना था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कौन कौन से सवाल पूछ सकता है यूएसए सेनेट के बारे में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे वर्क करता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, या यूएसए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है जी अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में, या जुडिशियल रिव्यू को कंसेप्ट क्या है अमेरिका में। ओके, तो अब हम अपना पहला सवाल स्टार्ट करेंगे जनाब कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स क्या क्या हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहला सवाल है जी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा पहला सवाल है, आप हेडिंग लगा लें। व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जी,
हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो फीचर है यूएसए के आयन की, वो क्या है? वो है प्यारे बच्चों कि जो यूएसए का आयन है वो एक रिटन आयन है। ठीक है, पहली क्या है जी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे पार्लियामेंट ने पास किया हो और जिसके मज़ीद आगे आर्टिकल्स हों। ठीक है, मैंने आपको बताया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली फीचर क्या है। इट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज़ कोडिफाइड इनटू आर्टिकल्स। अच्छा जी, ठीक है, इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कंपैरेटिव एनालिसिस में आप बताएं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यूके जो है वो उसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब क्या है कि वो पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, उसके आर्टिकल्स हैं ही नहीं, क्योंकि वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस पहले पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। बात मेरी फॉलो हो रही है? पहले आपको जो फीचर है वो पता चल गई कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसे पार्लियामेंट ने पास किया है और उसके आगे मज़ीद आर्टिकल्स भी बने हुए हैं, जबकि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। दूसरी फीचर है जी, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रीफ ब्रीफ का मतलब ये है कि ये सबसे छोटा आयन है। कैसे जी? यूएसए का जो आयन है इसके मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और सिर्फ वो 7 आर्टिकल्स जो हैं वो 7000 वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं अमेंडमेंट्स को मिला के। अच्छा जी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अगर आपको पता हो तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेरे प्यारे बच्चों 1787 में बना। ठीक है, 1787 में बना, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ 1799 में। तब से लेके आज तक तकरीबन 250 साल हो गए हैं और इसमें आज तक 27 अमेंडमेंट्स आई हैं, जबकि जो पाकिस्तान है इसको बने हुए अभी 75 ईयर्स हुए हैं, 75 साल हुए हैं। ठीक है, या 78 ईयर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो आयन है इसमें 78 सालों में कितनी तरमीमें हो चुकी हैं? 27। जबकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 250 साल होने के बावजूद सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स आई हैं। हमारी जो हैं 78 79 ईयर में कितनी आ गई हैं जी? 27 आ गई हैं। ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सिर्फ 75 सालों में या 78 सालों में या 79 ईयर में 27 अमेंडमेंट कर चुके हैं, जबकि जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो 250 सालों में 250 सालों में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स की हैं उसने, तो वो पावरफुल होगा या नहीं होगा? ठीक है, अमेरिका में आज तक 4000 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो रिजेक्ट हुई हैं और सिर्फ पास कितनी हुई है? 27 पास हुई हैं। बात मेरी फॉलो हो रही है? तो हमने 2 फीचर पढ़ी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की। पहली पढ़ी कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसके आर्टिकल्स हैं, और कंपैरिजन में हमने पढ़ा कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। ये बात याद रखनी है आपने। दूसरी बात हमने पढ़ी कि यूके का जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके 7 सिर्फ आर्टिकल हैं और आज तक इसमें 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं और ये 7000 वर्ड्स पे सिर्फ मुश्तमिल है। अच्छा जी, तीसरी जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर है वो है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें जो तरमीम करना, अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। अमेंडमेंट करने के लिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में टू अमेंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्राम बोथ ऑफ द हाउसेज। दोनों जो हाउस हैं, अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
किसी भी अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, इसलिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अपर हाउस से भी लोअर हाउस से भी। इसीलिए आज तक 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्यों, क्योंकि अगर अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी हो भी जाती है तो लोअर हाउस में नहीं होती, और लोअर हाउस में अगर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो अपर हाउस में नहीं होती। अच्छा जी, यूएसए का जो अपर हाउस है, ठीक है, उसको सेनेट बोलते हैं, जबकि जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इसके मेंबर होते हैं 435 मेंबर होते हैं, और ये 2 साल के लिए आते हैं जी। जबकि जो यूएसए का अपर हाउस है उसे मेरे प्यारे बच्चों हम सेनेट बोलते हैं, और इसके 100 मेंबर होते हैं, ये 6 साल के लिए आता है, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है कि यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं, 50 रियासतें हैं जी। अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपके वो दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तकरीबन मसला हल हो जाता है, ठीक है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसलिए रिजिड है क्योंकि इसमें अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको दोनों हाउसेज, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या चाहे वो सेनेट है, उसमें से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों में से। और अगर फिर वहाँ से पास हो भी जाती है अमेंडमेंट तो जो 38 स्टेट्स हैं, 38 रियासतें जो हैं 50 में से, उनको भी जो अमेंडमेंट है अप्रूवल करनी पड़ती है। अगर 38 स्टेट्स जो हैं वो उस अमेंडमेंट को रेक्टिफाई ना करें, उसको अप्रूव ना करें, तो वो अमेंडमेंट कभी भी पास नहीं होती। इसलिए जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने पढ़ लीजिए 3 फीचर्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की। पहली पढ़ी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके सिर्फ 7 आर्टिकल है। फिर हमने पढ़ा कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से चाहिए, और फिर 38 जो स्टेट्स हैं, 38 स्टेट्स जो हैं उनको भी अप्रूव करना होता है इस अमेंडमेंट को। अगर 37 स्टेट्स जो हैं वो उसको अप्रूव कर देती हैं, जबकि जो 38th स्टेट है वो अप्रूव नहीं करती, तो ये अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं होगी। मतलब क्या है, 3/4 ऑफ द जो स्टेट्स हैं उनको इस अमेंडमेंट को अप्रूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दी है बात। 19th अमेंडमेंट इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन गेव राइट टू वोट टू वुमेन। जो 19वीं तरमीम थी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने औरत को वोट का हक दिया जी। बात फॉलो हो रही है मेरी या नहीं हो रही? अच्छा जी, चौथी जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है वो है जी सेपरेशन ऑफ पावर्स है जी। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। कैसे जी, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव का पार्ट नहीं है, एग्जेक्टिव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एंड जुडिकेचर हैज़ नो सो मोटो पावर। जो जुडिशरी है या जो जुडिकेचर है, जो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की टर्म है ना, उसमें जुडिशरी वर्ड है ही नहीं, उसमें है जी जुडिकेचर, ठीक है। जुडिकेचर, जुडिकेचर हैज़ नो सो मोटो पावर, ओके। अच्छा जी, but all three components have checks and balances on each other, but they follow Montesquieu theory of separation of power and do not intervene in affairs of other branch। अच्छा जी, सेपरेशन पावर, अच्छा जी, अगर आपको याद हो, आपने पेपर 1 की एक थ्योरी पढ़ी जी, मोंटेस्क्यूज थ्योरी, ठीक है। और मोंटेस्क्यू थ्योरी जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो तमाम आर्गन है, एग्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, जुडिशरी है या लेजिस्लेचर है, इनके दरमियान क्या होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है कि उसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इसलिए है कि कोई अपने जो
पावर्स हैं, कोई भी जो आर्गन है वो अपने जो पावर्स हैं उसको इलीगली अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ ना करे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है जी, और इसमें मैंने आपको जो कंपैरेटिव एनालिसिस में बता दिया वो बता दिया जी, मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बात फॉलो हो रही है। अब पांचवा जो फीचर है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो है जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, कहाँ से होगा जी, उसका इलेक्शन कब होगा जी। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि जो इलेक्शन है वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों लीप ईयर में होगा। मतलब क्या है कि लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें फेब जो है वो 29 डेज़ का होता है। ओके, मतलब क्या है जी, मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जिस साल अगर आपसे एमसीक्यू में अगर आप वन पेपर में बैठते हैं और आपसे वो पूछे कि लीप ईयर कौन सा था, लास्ट लीप ईयर, तो आपने आंखें बंद करके बता देना है कि लास्ट लीप ईयर जो है वो था जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे। ओके, क्योंकि लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें फेब कितने डेज़ का होता है, 29 डेज़ का होता है, और लीप ईयर में ही यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, अच्छा जी, इलेक्शन जो है हर 4 साल के बाद होता है, चाहे प्रेसिडेंट की मौत ही क्यों ना हो जाए। क्यों जी, 13 लोगों की हायरार्की होती है, अगर प्रेसिडेंट फौत हो जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी फौत हो जाए तो इसके पीछे और 12 बंदे बैठे होते हैं जो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट की सीट को ओवरकम करने के लिए बैठे हैं, और इलेक्शन जो वो हमेशा 4 साल बाद होगा। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज़ टेक्निकली चेयरमैन सेनेट एज वेल। अच्छा जी, अमेरिका जो का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, और सेनेट का जो अमेरिका का अपर हाउस है सेनेट, उसका चेयरमैन भी होता है। ठीक है जी, अमेरिका का जो सिस्टम है वो है जी डुअल सिटीजनशिप का। डुअल सिटीजनशिप का क्या मतलब है जी, डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि जो शहरी है वो स्टेट का भी मेंबर होगा, पूरे अमेरिका का, और जिस स्टेट का वो रिहायशी है, मतलब कोई अलास्का में रहता है, ठीक है, कोई वाशिंगटन में रहता है, तो उसके पास डुअल सिटीजनशिप होगी। उसके पास एक जो सिटीजनशिप है वो स्टेट मतलब पूरे जो अमेरिका की रियासत है वो ग्रांट करेगी, और एक जो यूनिट स्टेट है जिसका वो मेंबर है, जैसे वाशिंगटन का मेंबर हो सकता है, अलास्का का हो सकता है, या किसी भी जो 48 रिमेनिंग स्टेट्स हैं यूएसए की उसका मेंबर हो सकता है। तो यूएसए में हर सिटीज़न के पास डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब वो फेडरल का भी मेंबर होता है और वो स्टेट जिसमें वो रहता है उसका भी मेंबर होता है। अच्छा जी, यूएसए में डुअल पार्टी सिस्टम है, दो प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं। ठीक है, बाकी भी पार्टीज़ हैं, बाकी भी रियासतें हैं, बाकी भी जो पार्टीज़ हैं वो हैं, बट जो मेन पार्टीज़ हैं दो हैं, और वो कौन कौन सी हैं जी, वो हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो ज़्यादा फेमस पार्टीज़ हैं जिनका गलबा है अमेरिका में, एक है जी डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिकन। डेमोक्रेट जो होते हैं उनकी जो टाई का कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, जबकि जो रिपब्लिकन है उनकी टाई जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो ट्रम्प है वो रेड कलर की टाई पहनता है, क्यों, क्योंकि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो रिपब्लिकन से बिलोंग करता है। बात फॉलो हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। हमने अभी तक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की 4 से 5 फीचर्स पढ़ लिए। पहली फीचर हमने पढ़ी कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन हमने पढ़ा कि ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ 7 आर्टिकल है। देन हमने पढ़ा कि यार ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसे पास करने के लिए दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और जो स्टेट्स हैं उनमें से 38 स्टेट्स का इसको अप्रूवल भी चाहिए, यानी 3/4 ऑफ द जो स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि इसे अप्रूव करें। अगर वो अप्रूव नहीं करती तो अमेंडमेंट पास नहीं होगी। देन हमने पढ़ा कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जो जो जुडिशरी हैं ये एक दूसरे के मामलात में इंटरवीन नहीं करती। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक प्रेसिडेंट
होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमेशा लीप ईयर में होना चाहिए, मतलब जब फेब जो है वो कितने डेज़ का हो, 29 डेज़ का हो। और इलेक्शन जो है वो हमेशा 4 साल बाद होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस हर सिटीज़न जो है उसके पास डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब वो स्टेट जिसमें रहता है उसका भी मेंबर है और होल ऑफ द अमेरिकन स्टेट उसका भी मेंबर है। डुअल पार्टी सिस्टम है, इसमें दो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ठीक है। देन मेरे प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए देयर विल बी अ फेडरल एज वेल एज अ लोकल जुडिशरी, ठीक है। एक फेडरल जुडिशरी होगी, एक लोकल जुडिशरी होगी, ठीक है। सेपरेट सेनेट, सेपरेट असेंबली, सेपरेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, मतलब क्या है, हर जो स्टेट है उसका अपना सेनेट होगा, अपनी असेंबली होगी, अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक हो गया। जो फेडरल जुडिशरी होती है यूएसए में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होती है यूएसए में, उसके 9 जजेस होते हैं और उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। कोई जज जो है वो रिटायर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है यूएसए में तब ही रिटायर हो सकता है जब उसके खिलाफ कोई मोशन आ जाए या वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फॉलो नहीं करता, कोई इलीगल एक्ट करता है, फिर उसे इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। या उसे के खिलाफ कोई, मेरे प्यारे बच्चों, मोशन आ जाए या वो मर जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसको रिटायर करने का। अमेरिका का जो आइन है उसमें जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज नहीं है। जब उनकी रिटायरमेंट एज नहीं है तो वो जजेस जो हैं वो अनबायस्ड होते हैं, वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमें जब कोई अपनी चेयर से उतार ही नहीं सकता तो हमें किसके सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपने याद रखना है कि जजेस जो होते हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। इसमें हर जो स्टेट होती है उसकी अपनी सेनेट होती है, उसका अपनी असेंबली होती है, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों उनकी रिटायरमेंट एज नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जी अपने पहले लेक्चर में यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं जी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।